हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम मैम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसके 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट चैप्टर था अपना 12th बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज स्टार्ट करते हैं अपना 13th चैप्टर, दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव्स, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है उसके बेस पर डिफाइन होता है कि वहाँ का गवर्नमेंटल सिस्टम कौन सा है। जो भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई करा गया है, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। किसके बेस पे? कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। अगर वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स लेजिस्लेटिव ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन सी पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि इंडिया के केस में है, यहाँ के मिनिस्टर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ना पार्लियामेंट के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए। अगर मान लो अपने को यूँ पता है जो मिनिस्टर्स हैं उनका फिक्स टर्म तो है, किस लिए? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 5 ईयर का होता है वो। बट अगर ये मिनिस्टर्स जब तक पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस में है तब तक तो ये मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव ये अपनी पोजीशंस होल्ड करते हैं। बट जैसे ही उनके अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो अपने को पता है ना कि एग्जीक्यूटिव्स वो मिनिस्टर्स हट जाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इंडिया के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव ऑर्गन के लिए, मतलब पार्लियामेंट के लिए। तो यहाँ पे कैसा हो गया, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वहीं अगर यूएसए वगैरह का केस देखते हैं यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका, इनमें क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन से अलग हैं, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनकी एक्ट, उनकी पॉलिसीज एग्जीक्यूटिव्स की जैसे भी परफॉर्म करे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेटिव के लिए। लेजिस्लेचर का वहाँ पे काम है सिर्फ लॉज बनाना, और एग्जीक्यूटिव्स अपना अलग है, वो जिस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करना चाहे वो उसके लिए फ्री है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी तरीके से भी पार्लियामेंट के, वहाँ के लेजिस्लेटिव ऑर्गन के। मतलब जो उनका जो टर्म है वो फिक्स टर्म है। कई बार जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है इसको कैबिनेट गवर्नमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इस तरीके के नाम से भी जाना जाता है। वो किस लिए? वो ऑब्वियस हो गया ना कि कैबिनेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे जो मेन न्यूक्लियस ऑफ पावर है वो क्या है? वो कैबिनेट है, मिनिस्टर्स मतलब एग्जीक्यूटिव्स हैं। और वेस्ट मिनिस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है? ये ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन कि जो मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको किस तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। तो वो हमने देख लिया किसके बेस पे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच जैसा रिलेशनशिप है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उसके बेस पे हमने डिफाइन कर दिया पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी डेफिनेशन के बेस पे हम आगे देखेंगे फीचर्स क्या होंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, एक एक करके देखेंगे ना। एक बार पहले देखते हैं पार्लियामेंट्री के और फिर देखते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर जो फॉलो होता है वो गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम है? वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो 1 बाय 1 इसके फीचर्स देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे 2 अलग वर्ड यूज करके, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव मतलब रियल में किसी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने की पावर जिसके पास हो, तो वो रियल एग्जीक्यूटिव देखते हैं। तो इंडिया के अंदर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब दिखने के नाम पे एक नॉमिनल एग्जीक्यूट करना, तो वो किसके हाथ में? वो प्रेसिडेंट। क्योंकि हम यूँ देखते हैं ना, मान लो कोई भी लॉ अगर पास होता है, कोई भी एक्ट बनता है, तो वहाँ पे जो लास्ट के साइन होते हैं वो बिल जब एक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो पावर किसके पास होती है? वो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। या फिर कोई और एक्ट, कोई पॉलिसी है तो उसमें भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब एक नाम का एग्जीक्यूटिव किसको रखा जाता है? वो प्रेसिडेंट को। तो ये एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि रियल एग्जीक्यूटिव अपने प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और नॉमिनल प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड फीचर है मेजॉरिटी पार्टी रूल।
वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि मेजोरिटी ऑफ सीट को विन करती है लोकसभा में, वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बट इसमें एक ये कैच है कि अगर कोई सिंगल पार्टी ऐसी निकल के नहीं आती है जिसके पास मेजोरिटी ऑफ द वोट है, तो फिर प्रेसिडेंट कोलिशन ऑफ पार्टीज, मतलब कई सारी पार्टीज का एक गठबंधन बना के उनको भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट कर सकता है। थर्ड फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इस फीचर को एक बेड रॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तरह देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। अगर जनरल में देखें तो पार्लियामेंट को, और पर्टिकुलर देखें तो लोकसभा को, क्योंकि जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, वो कहाँ पे, लोकसभा में ही होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि लोकसभा इन मिनिस्टर्स को हटा सकती है। कैसे हटाएगी? वो पास करेगी वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। ठीक है। फोर्थ अपना फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। यूजुअली ऐसा होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो यूजुअली एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मैच करती होती है, तो उससे क्या होता है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सी होमोजेनिटी टाइप से बनी रहती है। फिफ्थ फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का डबल मेंबरशिप। इट मीन्स मिनिस्टर्स होते हैं ये दोनों का पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटर का भी और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का भी। मतलब अगर कोई मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, और अगर मैक्सिमम पीरियड जो एक मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकता है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए है। सिक्स्थ फीचर है कि लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और सेवंथ फीचर है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। इट मीन्स लोअर हाउस मतलब लोकसभा, उसको डिसोल्व करा जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमने पीछे देखा था ना कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास ये पावर है कि एग्जीक्यूटिव उसको हटा सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, बट डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ये पार्लियामेंट का एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और फीचर है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट डिसोल्व कर सकता है ना लोअर हाउस को, मतलब लोकसभा को, तो इसका इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव भी इंजॉय करते हैं पावर की राइट टू डिसोल्व द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द कंट्री। एट्थ फीचर है सेक्रेसी। ये तो हमने देखी, सबसे पहले हमने देखी डेफिनेशन की, किस तरीके से हमने डिफाइन करा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब बोलेंगे और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब बोलेंगे। उसके बाद हमने देखी उसके बेस पे फीचर्स कि क्या क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। हम ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि इंडिया के अंदर वही प्रिवेल कर रहा है, मतलब वही अप्लाई होता है। अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, तो एक एक करके वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेरिट क्या क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले है कि हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ये दोनों ऑर्गन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो फिर इससे क्या होता है इनके अंदर हार्मनी, एक कोऑपरेशन की फीलिंग रहती है, तो हार्मनी सी बनी रहती है दोनों ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के। सेकंड है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो अपने आप हो जाती है ना, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन के लिए, मतलब पार्लियामेंट के लिए। थर्ड है प्रिवेंट डिस्पोटिज्म। ये इसलिए क्योंकि क्या होता है एग्जीक्यूटिव एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करते, क्योंकि उनको अल्टीमेट ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। फोर्थ होता है रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमने यूँ देखा ना कि इसका एक फीचर ये है कि जो मेजोरिटी पार्टी है ना उधर का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बट उसके साथ साथ ये फीचर है अगर रूलिंग पार्टी उस कंट्री की मेजोरिटी लूज कर देती है तो फिर जो हेड ऑफ स्टेट होता है मतलब प्रेसिडेंट, वो अपोजिशन पार्टी को
इनवाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है ना, तो एक फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म का ये हो गया। एक होता है लास्ट वाला फीचर है कि एक वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलता है इसके अंदर, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर तो मान लो टॉप ऑफ दैट बोर्ड है, बट उसके अंदर कई सारे मिनिस्टर्स हैं, तो फिर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक ग्रुप के अंदर डिवाइड होगी ना, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के अंदर। तो फिर एक वाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके अंदर इंक्लूड कर देता है। तो ये कई सारी इसकी मेरिट्स होगी। अब देखते हैं कुछ इसकी डीमेरिट्स की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डीमेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले यही है कि एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बना देता है, क्योंकि हमने सबसे पहले डिफाइन ऐसे ही करा था ना कि एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, मतलब जो यहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, ये किसको रिस्पॉन्सिबल है? ये लोकसभा को, पार्लियामेंट को, या फिर पर्टिकुलरली बोले तो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इनको हटा भी सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। तो इनका जो टेन्योर है वो कुछ फिक्स तो नहीं हुआ, तो इसलिए क्या किसी टाइम भी ये डाउट रहता है कि किसी टाइम भी ये गवर्नमेंट हट सकती है। तो एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सा हो जाता है, ये इसकी एक डीमेरिट है। दूसरा है कि नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज, वो इसलिए क्योंकि एक अनसर्टेनिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट रहती है कि अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो गया और ये गवर्नमेंट हट गई तो फिर उसकी पॉलिसीज वगैरह क्या पता अगली गवर्नमेंट फॉलो करे, कंटिन्यू करे या ना करे। तो फिर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के रिगार्डिंग एक डाउट सा रहता है। अगला है एक डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। जब यूं हो जाए कि मेजोरिटी पार्टी के पास, मतलब रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी है, तो उसका जो कैबिनेट होगा, उसके जो मिनिस्टर्स होंगे वो यूजुअली उसी पार्टी में से होंगे। और तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, एक कैबिनेट एक ऑथोरिटोरियन पावर की जैसे, मतलब एक अनलिमिटेड पावर आ जाती है उसके ऊपर। तो वो गवर्नमेंट को माना जाता है कि एक डिक्टेटरशिप टाइप से होगी, कि उसका कैबिनेट एक डिक्टेटरशिप टाइप से है। ठीक है। और आगे एक और डिमेरिट ये है कि ये अगेंस्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ एक तरफ हमने पर्टिकुलर डीपीएसपी भी बना रखा है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गवर्नमेंट जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल, इन ऑर्गन्स को इंडिपेंडेंट बनाए। तो वहीं पे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म किस प्रिंसिपल पे बेस है, वो इसी पे बेस है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू द लेजिस्लेटर। और एक फीचर हमने ये भी देख लिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट डिसोल्व कर सकता है ना लोकसभा को, तो वो एक तरीके से लोकसभा भी क्या रिस्पॉन्सिबल या फिर डिपेंडेंट कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पे है। तो उनका एक सेपरेशन ऑफ पावर वाला फैक्टर तो यहाँ पे नहीं है। तो फिर इसकी डीमेरिट की तरह देखा जा सकता है कि ये अगेंस्ट है सेपरेशन ऑफ पावर के। तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है। अब रीजन क्या था पर्टिकुलर कि जो ये दो टाइप ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम है, इनमें से हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को छोड़ के ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट करा था, तो उसके क्या रीजंस है? उसके लिए कुछ रीजंस ये हैं कि फर्स्ट तो ये है क्योंकि इस सिस्टम से हम फैमिलियर थे, क्योंकि जब ब्रिटिश रूल था अपनी कंट्री में तो इसी टाइप का रूल फॉलो होता था, तो उससे थोड़ी फैमिलियरिटी थी, तो इसी कारण से उस सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लिया गया। दूसरा रीज़न ये रखा गया कि प्रेफरेंस दी गई कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो कंट्री के अंदर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हों वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, जो मिनिस्टर्स जो पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करा रहे हैं एक रियल ग्राउंड लेवल पे, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इस फॉर्म ऑफ ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। और थर्ड रीजन दिया गया कि नीड थी टू अवॉइड जो भी ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं उस तरीके के कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए इंटरडिपेंडेंस का फैक्टर रख के ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। तो फ्रेंड्स ये था अपना पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर इसके बाद कोई डाउट आता है, मोटे मोटे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम अपना 14th चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज़ फेडरल सिस्टम।